सबको अस्सलाम वालेकुम। आज फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम की तरफ से आज हम सभी संविधान दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमारे भारतीय के लिए एक गौरव का दिन है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को आज के दिन ही हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। ठीक है, देश के लिए केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि हमारे राष्ट्र का मजबूत आधार है। हमारा संविधान समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता जैसे मूल सिद्धांतों पर आधारित है। ये हम सबको अधिकार देता है कि जिसमें हम अपने मर्जी से धर्म का पालन कर सकते हैं। सभी को सभी तरीके की आज़ादी प्रदान करता है तथा अपने अधिकारों की सुरक्षा, अपने कर्तव्यों को निभाने का मार्गदर्शन देता है। आज हम इस मंच से उन मूल्यों को याद करेंगे जिसे हमें हमारे भारत देश को एकता, अखंडता के सूत्र में बांधा है। हम आमंत्रित करेंगे यहाँ एडवोकेट विनोद ब्रह्मे जी को, जो अपने 2 शब्द यहाँ पर कहें। मैं एडवोकेट विनोद ब्रह्मे। मुझे यहाँ पर इनवाइट एडवोकेट मेरे फ्रेंड इमरान शेख जी ने बुलाया है। वो बहुत अच्छा काम करती है, एनजीओ के माध्यम से बहुत गरीब बंदों की शादी करवा देते हैं या हर तरह का चैरिटी का काम करते हैं। मुझे ऐसे लोगों से मिलना बहुत पसंद आता है जो इस तरह का जो काम करे, क्योंकि हम भी एक फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली बैकग्राउंड हमारा बहुत वीक था, वहाँ से हम लोग आए, तो हमें अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलना जो सोशली इकोनॉमिकली जो लोग बैकवर्ड है उनको अपलिफ्ट करते हैं। भारत का संविधान ये हम सब लोगों को पता है, हम स्कूल यानी पहली कक्षा की किताबों से पढ़ते आ रहे। पहला जो हमारा पन्ना होता है संविधान का, ये प्रियम्बल बोला जाते हैं हम लोग। तो प्रियम्बल हर मैंने पहली से क्लास से लेके तो कोई सी भी किताब उठाओ तो हर इसमें प्रियम्बल होता ही है, किताबों में, स्कूलों की किताब में या बाकी अदर इसमें। और संविधान हमारे जीवन म्हणजे हर जगह वो रोल प्ले करता है। संविधान में जो यानी आप सबको पता होगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने बहुत मशक्क़त करके इतना नॉलेज यानी इतने 8 से 10 कंट्रीज़ का नॉलेज को यानी उतने देशों का नॉलेज को एकत्र करके उन्होंने ये जो हमारे भारत का संविधान जो ड्राफ्ट किया है और जो उसको उसमें जो मूलभूत आधार डाले हैं संविधान के, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर भारतीयों के जीवन में। अब संविधान में तो इतने सारे आर्टिकल्स है, 12 पार्ट है, पहले 8 पार्ट थे, अभी 12 पार्ट हो गए। फिर इतने सारे 25 चैप्टर्स है, उसके बाद 395 आर्टिकल है। यानी जब इनिशियली जब संविधान बना था तो 395 आर्टिकल जैसा सेक्शन होता है, किसी भी अगर एक्ट को हम लेके चले तो उसमें सेक्शन 1 2 3 इस तरह के होते हैं। तो संविधान में आर्टिकल बोलते हैं, मराठी में उसको तरतूदी बोलते हैं और हिंदी में उसको अनुच्छेद बोलते हैं। तो पहले इनिशियली जब संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने लेके आया था, तो उस टाइम पे 395 आर्टिकल थे। यानी हर आर्टिकल में दिया रहता था कि क्या है करके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जो पार्ट 3 होता है, जो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, यानी भारतीय जो हम लोगों को जो राइट्स मिले हैं, हम जितने भी नागरिक हैं भारत के, सबको उसमें राइट्स मिले। इवन फॉरेनर को, यानी जो बाहर देश से आए हुए, जो बाहर देश के फॉरेनर कहीं के भी, कोई किसी भी देश से जो बाहर देश के लोग आते, उनको भी कुछ कुछ प्रावधान उनके लिए भी रखा गया है कि उनको भी आर्टिकल 21 है, 20 है, ये उनके लिए भी रखा गया है कि उनको भी ये अधिकार होना चाहिए अगर भारत में वो आते हैं तो। हमारा संविधान जैसे कि अभी इतना रिजिड संविधान है, हमारा लिखित संविधान है। पहली बात तो हमारा जो संविधान बनाया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, वो लिखित संविधान है। वो लिखित संविधान में यानी हर चीज़ बातें लिखी हुई है। और दूसरी बात, इतना लंबा संविधान, बहुत बड़ा, 395 आर्टिकल, यानी छोटा-मोटा नहीं है। आज अगर उसको कैलकुलेट किया तो 421 समथिंग अनुच्छेद हो गए, यानी आर्टिकल उतने हो गए। उसमें और बहुत सारे अमेंडमेंट है, लेकिन ओरिजिनल जो संविधान था 395 के हिसाब से, उसमें बस पार्ट जो ए बी सी डी ऐसा जोड़ा गया है। तो हमारा जो, और इसी का कंपैरिजन अगर हम यूके की जो इंग्लैंड है, क्योंकि इंग्लैंड ने हमारे यहाँ पर इतने 200 साल राज किया है। बहुत सारे उनका लॉ से लेके हर चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर अडॉप्ट किए थे। हमारे यहाँ जो भी एक्ट बने या बहुत सारी चीज़ें हमने उनसे ग्रहित की, बोला जाए तो हम लोगों ने उनसे लिए गए। तो उसी तरह वहाँ का इंग्लैंड का संविधान लिखित नहीं है, वहाँ अलिखित संविधान है। यानी क्या है, किसी को ये नहीं। वहाँ पर जो रानी है, रानी इज द यानी मेन होती है, जैसा हमारे यहाँ प्रेसिडेंट बोला जाता है
है ना, वहाँ पर भी पीएम होता है, लेकिन वो जो भी है रानी के घर से काम होता है। उसी तरह का जो भारत यानी जगत यानी वर्ल्ड की जो दो डेमोक्रेसी कंट्रीज है, यूके और भारत, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पर कि जो संविधान है वो दोनों लिखित है। यूएसए का संविधान ऐसा है जिसमें ओनली 7 आर्टिकल है, और वो 7 आर्टिकल यानी अमेरिका का जो संविधान है वो 7 ही आर्टिकल, उसमें हमारे यहाँ 395 आर्टिकल है। और वहाँ के 7 यूएसए के यानी अमेरिका का संविधान को पढ़ने को हमको आधा घंटा लगेगा, रट्टा मारने को। वहाँ का 7 आर्टिकल यानी ये लिखा है, एक पन्ने में लिखा है, 2 लाइन 3 लाइन, उसको आधा घंटा लगेगा हमको पढ़ने के लिए। मैं उसका भी संविधान पढ़ा हूँ। अब मेरा बीए हुआ है तो हम लोगों को फाइनल ईयर में 5 देश के संविधान थे। भारत का तो था ही हमारे को, चाइना का भी था, स्विट्जरलैंड का था, इंग्लैंड का था, यूएसए का था। तो ये पूरे संविधान हमने पढ़े। तो मेरे को जो यूएसए का संविधान लगा, 7 आर्टिकल को पढ़ने को और रट्टा मारने को उसको आधा घंटा लगेगा। अमेरिका के जो बच्चे स्टूडेंट हैं वहाँ पर जो पढ़ाई करते हैं उनको कुछ ये नहीं, लेकिन जो हमारे यहाँ का जो संविधान है ना, हमारे यहाँ का जो संविधान है इतना अच्छे से ड्राफ्टेड हुआ है, यानी वो 1950 में जब बना है और आज 2024 चल रहा है, 75-76 साल हो गए, तब भी उसको कुछ ही नहीं हुआ। यानी उनने जो हमारे फोर फादर थे, यानी जो हमारे बुजुर्ग थे, उस समय जो संविधान बनाए थे, उनने इतना 100-150 साल आगे क्या होने वाला है उसको देख के बनाए थे। इतने दिमागदार लोग। और उस समय के जो नेता थे या जो भी जो यानी फ्रीडम फाइटर थे, वो सेल्फिश नहीं थे, सेल्फलेस थे। यानी आज मैं अगर किसी पद पे जाऊंगा तो मैं अपने बच्चे का, अपनी खानदान में क्या होगा उसका, लोगों का नहीं सोचेंगे, अपने घर का क्या होगा उसका सोचेंगे। उन लोगों ने उनका नहीं सोचे, उन्हें सबका सोचते थे उस टाइम पे। तो उसी तरह से जो फंडामेंटल राइट है हमारे, यानी पार्ट 3 में आता संविधान के आर्टिकल 13 से, एक आर्टिकल 13 नंबर का है, यानी अनुच्छेद 13 नंबर का, वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अनुच्छेद 13 उसमें दिया गया है, अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसा लॉ बनाती है और वो लॉ हमारे फंडामेंटल यानी जो हमारे जो अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, उसको कहीं पर भी ब्रीच करता है, यानी हमारे अधिकार को कहीं पर भी थोड़ी भी ब्रीच करता है, नया लॉ आया पुराना लॉ है, तो उसको खारिज कर देता है वहां पर। अनुच्छेद 13 नंबर का जो बहुत कम यूज होता है, लेकिन जब यूज होता है तो पूरा कानून ही बदल देता है। वो इतना अच्छा आर्टिकल है, वो आर्टिकल 13 करके आता है। यानी अगर कोई एक्ट बना है, अगर उसमें 100 सेक्शन है, उस 100 सेक्शन का अगर एक सेक्शन भी अगर कहीं हमारे मूलभूत अधिकार को अगर ठेच या बोला जाए इन्फ्रिंज करता है, तो वो आर्टिकल उसको उतना पार्ट को कैंसिल करवा देगा। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि लेजिस्लेचर, जैसे हमारे यहाँ 3 तरह की बॉडी होती है, संविधान में 3 तरह का बॉडी का उल्लेखित किया गया है। पहले लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। यानी एग्जीक्यूटिव किसको बोला जाएगा, जो प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, जो हमारे यहाँ कलेक्टर्स होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी आ जाती है। उसी तरह से लेजिस्लेचर यानी जो हमारे यहाँ जो हम लोग जो चुन के जो नेता वो लोगों को असेंबली में पहुँचाते हैं, पार्लियामेंट में पहुँचाते हैं, उस तरह का ये लेजिस्लेचर। और जुडिशरी जो सुप्रीम कोर्ट एकदम हाई लेवल पे हमारे इंडिया में, उसी तरह फिर हाई कोर्ट है, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट, बहुत सारे अभी तो ट्रिब्यूनल्स भी बहुत सारे आ गए हैं, है ना। इस तरह का संविधान में 3 पार्ट को ये किया गया। उसमें चौथा बोला जाता है कि न्यूज़ यानी उसका पत्रकारिता, ये पत्रकारिता का चौथा स्तंभ। संविधान के 3 स्तंभ होते थे, अभी चौथा स्तंभ ये पत्रकारिता आ गई है ना, जर्नलिज्म बोला जाए तो। मेरा कहना यही है कि संविधान, जैसे पहले भी बताया मैं, संविधान बहुत अच्छा है हमारे यहाँ का। और ऐसे भी बहुत सारे ऐसे लॉ बने, यानी उस टाइम से जब से संविधान इवॉल्व हुआ 50 के बाद से, कुछ पहले 51-52 में पहला अमेंडमेंट आया, यानी उसमें संशोधन करने का, तो ऐसे अमेंडमेंट आते गए। लेकिन जो मेजर जो यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते, 42वां एक संशोधन आया था, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जी ने लेके आया था उस टाइम पे, वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया था। उसमें बहुत सारी चीज़ें नई नई हमारे प्रीएम्बल में भी डाला गया था।
उसी तरह से 42 ही संविधान में हमारे पास पहले जो ज़मीन होती है हमारी, तो वो हमारा मूलभूत अधिकार में था। मूलभूत आर्टिकल 30 करके होता था, तो हमारा वो मूलभूत अधिकार होता था कि ये मेरी ज़मीन है, इसके ऊपर आप आ नहीं सकते, कोई गवर्नमेंट ये कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो उस समय वो जो अधिकार हमारा वो रद्द किया गया था। यानी एक केशवानंद भारती का केस था, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला करके। उस वो जो केस जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, तो उस टाइम के जो पहले जस्टिस है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा जस्टिस साहब का नाम, तो उन्होंने ऐसा जजमेंट दिया था कि वो मूलभूत अधिकार का पार्ट नहीं है करके। तो वो हमारा जो आर्टिकल 30 आर्टिकल जो हम जिसको हमारी प्रॉपर्टी को करने यानी एक मूलभूत अधिकार था टू हैव आवर प्रॉपर्टी करके, तो वो रद्द किया गया था। और वो अभी लेकिन अभी भी है, अभी जो संविधान का जो उस समय अमेंडमेंट हुआ था, आर्टिकल 300 ए में आता था, वो आता है अभी वो, यानी लेकिन वो संविधान का अधिकार है, बट मूलभूत अधिकार नहीं था हमारे पास। उसी तरह से अब जितना बोला जाए संविधान के बारे में तो वो तो कम ही है, लेकिन इतना है कि आज हम बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि संविधान ने हमें, यानी संविधान कितना हमको पावर देता है। संविधान बहुत पावर देता है, हर व्यक्ति को पावर देता है। अगर आज अपने को पुलिस अगर गिरफ्तार करके लेके चल जाती है, किसी भी, मैं लॉयर हूँ तो थोड़ा उस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, अगर पुलिस ने अपने को गिरफ्तार कर लिया बिना किसी वजह से, तो वो तो जो सीआरपीसी में दिया है वो तो बात अलग है, बट संविधान ने हमको ये अधिकार दिया है आर्टिकल 21 के अंदर कि किसी भी व्यक्ति को आप बिना वजह से लेके नहीं जा सकते, और लेके भी जाते तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा कि किस कारणवश ये करेंगे। या अगर वो नहीं बताते तो हम हैबियस कॉर्पस एक रिट पिटीशन होती है, उसके अंतर्गत हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाके अप्रोच कर सकते हैं कि ये बंदे को आप सामने खड़ा करो करके। एक जय भीम करके मूवी आई थी, तो वो मूवी में उस आर्टिकल वो आर्टिकल का बहुत यूज किया गया था, हैबियस रिट पिटीशन हैबियस कॉर्पस करके। तो मेरा बस मैं ज़्यादा इसके बारे में और बात नहीं कर सकती, क्योंकि जितना बात करें उतना कम है, क्योंकि संविधान इतना बड़ा है अपने यहाँ का और इतना मस्त है, बहुत ब्यूटीफुल है। बस एक ही बात कहना चाहूँगा उसमें, एक चीज़ आप लोगों को भी पता होंगी कि संविधान जब संशोधन करते हैं, यानी कि उसमें अमेंडमेंट करते हैं कि ये चीज़ें चेंज होंगी, फिर ये होगा, तो उसमें उसमें ऐसा दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट का ही बहुत लैंडमार्क जजमेंट है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिंसिपल है, यानी जो संविधान का जो डॉक्ट्रिन बेसिक वो ये है, वो चेंज नहीं होगा बोलते। यानी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसके ऊपर अभी वो चेंज ही नहीं कर सकते, चाहे कितने भी, क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसा लॉ पारित करते जिससे हमारा वो राइट्स अगर इन्फ्रीज हो रहा है, तो वो होगा ही नहीं, क्योंकि अभी डॉक्ट्रिन ऑफ यानी जो बेसिक संविधान का जो मूलभूत ये स्तंभ है वो चेंज ही नहीं हो पाएगा, ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट ने बताया गया था। गोलकनाथ का एक केस था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी। तो बस इतना कह के मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। हमारे फ्रेंड एडवोकेट विनोद ब्रह्मे जी ने काफ़ी अच्छा संविधान के प्रति जानकारी प्रदान की है। उन्होंने बताया है कि संविधान हमें किस प्रकार से पावर देता है, जिसमें समानता का अधिकार होता है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है। एक इंसान को अपने जीवन में जीने के लिए संविधान बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्लेट करता है, जिसके अंदर उसे सभी तरीके के अधिकार उसको दिए गए हैं। बहुत से लोगों को क्या पता नहीं रहता है कि हमें संविधान में क्या राइट्स दिया गया है। उसके प्रति उन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी हमें यहाँ पर प्रदान की है। आज फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता है और उनका धन्यवाद देता है कि आपने यहाँ पे आके इतना अच्छा स्पीच दिया है। इसी के आगे ये कार्यक्रम को बढ़ाते हैं और 2 शब्द कहने के लिए एडवोकेट शबनम खानम जी को यहाँ पे मंच पे आमंत्रित करते हैं। थैंक यू सो मच सर। फैज़ान ताजुल औलिया इस संस्था के अंतर्गत ये संविधान दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया है आज। सबसे पहले मैं इरशाद मोहम्मद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने यहाँ पर हमें बुलाया, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, लोगों में एक अवेयरनेस फैलाने के लिए, ये बताने के लिए कि हमारे देश का संविधान कितना महत्वपूर्ण है और उसकी जानकारी हमारे लिए कितनी अहमियत रखती है। यहाँ पर डाइस पर जितने भी डिग्निटरीज़ हैं
वो सभी और यहाँ उपस्थित मेहमानों का मैं तहे दिल से फैज़ान ताजुल औलिया की ओर से इस्तकबाल करती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन डे माय फ्रेंड हैज़ एक्सप्लेन वेरी नाइसली, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। सारी बातें ऑलमोस्ट उन्होंने क्लियर की है मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक देश है हमारा, लोकतंत्र। और हमारा जो लोकतंत्र है, मैं बताना चाहूँगी कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। नो अदर कंट्री एज हैविंग एज बिग एज कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी आर हैविंग। हमारे देश के अलावा किसी भी देश के पास इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। हमारा संविधान जिसमें 448 आर्टिकल्स हैं, नाउ 12 स्केड्यूल्स है, और बताना चाहूँगी कि अप्रॉक्सीमेटली 1,45,000 वर्ड्स है। किसी भी बुक में इतने वर्ड्स आपको नहीं मिलेंगे जो हमारे भारत के संविधान में है। उसके अलावा जैसे कि सर ने आपको पहले ही बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं। सो वी आर हैविंग 25 पार्ट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें से 22 पार्ट्स जो हैं वो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था एट द टाइम थे, उसके बाद में 3 पार्ट्स उसमें ऐड किए गए। 25 पार्ट्स में से जैसे सर ने बताया कि पार्ट 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वाकई में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसकी इन्फॉर्मेशन हमें होना चाहिए, बिकॉज पार्ट 3 डील्स विद आवर फंडामेंटल राइट्स। हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी हमारे मौलिक अधिकार क्या है, हमारा संविधान हमें क्या अधिकार देता है, क्या हक देता है। तो वैसे तो 7 फंडामेंटल राइट्स थे पहले, जैसे सर ने बताया कि 42 अमेंडमेंट जब आया एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी, तो उसको रिमूव किया गया, अबॉलिश किया गया, एंड नाउ वी आर हैविंग 6 फंडामेंटल राइट्स। अभी हमारे पास में जो है 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, और ये फंडामेंटल राइट्स मैं आपको बताना चाहूँगी दैट्स राइट टू फ्रीडम, हमें आज़ादी का अधिकार है। राइट टू इक्वालिटी, हमें समानता का अधिकार है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर कोई हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है तो उसके लिए हम आवाज़ उठा सकते हैं। देन वी आर हैविंग राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें हमारे धर्म का, अपने मजहब का अधिकार है। वी आर हैविंग कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी शिक्षा, इसका हमें अधिकार है। देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कुछ प्रॉब्लम या हमारे अधिकारों को कोई छीनने की कोशिश करता है तो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाने का अधिकार भी हमारे पास है, और ये अधिकार हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा संविधान देता है, जो कोई और देश नहीं देता। जैसे सर ने आपको ऑलरेडी बताया है कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो लिखित संविधान है, इट्स रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सी कंट्रीज है जहाँ पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करते हैं कि वो उनके कस्टम्स और ट्रेडिशंस पर काम करते हैं, बट हमारा एक फिक्स लॉ है, एक फिक्स आर्टिकल है, फिक्स सेक्शंस है, और उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो रूल्स और रेगुलेशंस बने हैं, और हमें जो जस्टिस मिलता है वो भी उसके अकॉर्डिंग मिलता है। जैसे इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड एंड केन्या, दिस कंट्री इज हैविंग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इन देशों के पास लिखित संविधान है, और कुछ ऐसे देश है जिसके बारे में आपको भी जानकारी होगी कि उनके पास लिखित संविधान नहीं है। सुना होगा आप लोगों ने, ऑन दी स्पॉट जजमेंट होता है ना, विद इन 15 days 1 month जजमेंट होता है। और हमारे यहाँ जो है बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी दी गई है कि जब तक उस पर्सन का, कोई अगर पर्सन जिसने क्राइम कमिट किया है, जब तक वो प्रूफ नहीं होगा तब तक उसको पनिशमेंट नहीं दी जाती है ना, तब तक उसको माना जाता है कि वो बेगुनाह है। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब भारतीय संविधान के बारे में अगर रात भर भी बात करें हम, या जितनी भी बात करें तो कम है। और मेरे एक आइडल हैं जिनके बारे में बताना चाहूँगी, आप सब भी उनसे वाकिफ़ होंगे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान, एम आई राइट? ये यंगेस्ट सीजीआई बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के यंगेस्ट, यानी सबसे कम उम्र में बनने वाले ये जो जज रह चुके हैं, और इनका टेन्योर भी काफ़ी लंबा था, 3 साल 10 महीने ये सीजीआई रहा, जबकि 2 years टाइम पीरियड दिया जाता है। और मैं बताना चाहूँगी कि इनके 461 जजमेंट्स हैं, 461 फैसले इन्होंने किए हैं, 1220 बेंचेस पे इनको एज ए जज अपॉइंट किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पता है ये कहाँ से पढ़े हैं? हमारे नागपुर से, मॉरिस कॉलेज के स्टूडेंट रह चुके हैं, जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा खिताबों से नवाजा गया है। हमारी नागपुर की शान रह चुके हैं हिदायतुल्लाह खान साहब, एंड ही इज़ माई आइडल। इसके अलावा एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे 2 बार, उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे, और उनके जो जजमेंट हैं, आज भी अगर आप सुप्रीम कोर्ट का म्यूजियम देखें दिल्ली में, तो उनके जजमेंट को फ्रेम करके लगाया हुआ है। उनके जजमेंट इतने ज़्यादा बुलंद होते थे कि आज एग्जाम्पल की फॉर्म पे उनके जजमेंट लिए जाते हैं। दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अस, दैट बिकॉज ही वाज अ मुस्लिम एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट अबाउट माई रिलीजन एज वेल एज माई कंट्री। और लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि
बहुत से मसले मसाइल हमारे देश में होते रहते हैं, चल रहे हैं और चलते रहेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र है, यहाँ पर सबको आज़ादी है अपना अपना कहने का, अपना अपना ओपिनियन देने का। तो बस यही कहना है कि अगर कामयाबी हासिल करना है ज़िंदगी में और इस संविधान को भी आगे लेकर चलना है कि कहीं कोई हमारे संविधान को ठेस ना पहुंचाए, तो पता है कामयाबी कैसी होती है? कैसी होती है कामयाबी? कामयाबी सुबह की जैसी होती है। कैसी होती है? सुबह के जैसी। मांगने पर नहीं मिलती, जब जागोगे ना तभी मिलेंगे। इसलिए अगर कामयाबी हासिल करना है तो जागो। जागो यानी नींद से सुबह 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे उठना नहीं होता है। जागना यानी देश में क्या चल रहा है वो देखना है। उसके लिए अपना ओपिनियन क्या है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उस पॉइंट के अगेंस्ट क्या बोल सकते हैं, उसके समर्थन में क्या बोल सकते हैं, इस चीज़ को देखना है। और कहना है कि सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफ़र में मुश्किलें अगर आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जो होती है ना कि कशिश और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, कीमत और बढ़ती है। इस चीज़ को भी हमें रोकना है कि करप्शन जो हमारी कंट्री में उसको भी रोकना है ना। अपने वजूद को, अपने आत्मविश्वास को, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को किसी भी तरीके से बिकने नहीं देना है। और इरशाद मौलाना साहब का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी, बहुत बड़ी हस्ती हमारे बीच में है, और जिन्होंने ताजुबा शरीफ में बहुत सी अवेयरनेस फैलाई है, बहुत जागरूकता फैलाई है। बहुत सी अवैध चीज़ें इरशाद मौलाना साहब के कंसल्ट में आने से, उनके साथ में आने से, उनके साथ देने से, उनके जो एक मोटिवेशन से बहुत सी चीज़ें रुकी हैं। और मैं पूरे ताजुबा शरीफ की तरफ से आपकी शुक्रगुजार हूँ कि जो आप ये काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ना, ये जो एरिया है, किसको पता था कॉन्स्टिट्यूशन डे? जो बच्चे स्कूल कॉलेजेस जा रहे हैं, लेकिन यहाँ जो आवाम है उनको क्या पता है? लेकिन सर इस चीज़ को सामने लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और सर वी विल ऑलवेज विथ यू, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे आपके इन कामों के लिए। थैंक यू सो मच। हमारी बहन एडवोकेट शबनम खानम जी ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर अपनी तरफ से जानकारी संविधान के प्रति व्यक्त की है। डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल बारी सर का आमंत्रित करते हैं कि वो यहाँ 2 शब्द अपने हमारे सामने प्रस्तुत करें। यहाँ पर मंच पर विराजमान एडवोकेट शबनम खानम जी, एडवोकेट विनोद साहब और फैज़ान ताजुल औलिया के सरबराह इरशाद मौलाना साहब और सभी भाई और बहन, हम और आप यहाँ पर बैठे हैं जिस शख्सियत को याद करने के लिए, जिन बातों को याद करने के लिए, उस पर मैं थोड़ी बहुत रोशनी डालूंगा। देखिए, ऐसे है भारत का संविधान जिन्हें हम आईन कहते हैं, वो कैसे बना, किस तरह बना, उसकी अपनी एक अलग कहानी है। हम उस कहानी में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी आपसे कहूंगा कि जब संविधान सभा बनी वो 1946 में बनी, पार्टीशन के पहले, आज़ादी के पहले बनी। और उस वक्त की जितनी राजनीतिक पार्टियां थी, सभी ने अपने अपने नुमाइंदे वहां पे दिए और वो काम चलता रहा। उन्होंने संविधान बनाया, चर्चा की, डिस्कशन किया, अलग अलग रूल्स बनाए। लेकिन जब आज़ादी मिली और ये समझ में आया कि एक हिस्सा पाकिस्तान बन गया है, कुछ लोग उधर चले गए हैं, तो उस संविधान में फिर बहुत सारे चेंजेस लाए गए। जो अभी अपने तरफ हिस्सा है उसके हिसाब से वहां पे रूल रेगुलेशन को मॉडिफाई किया गया है। आपको और हमको ये चीज याद रखनी चाहिए, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, उनकी पूरी टीम, उनके सभी साथियों ने जो चीज हमें दी है, जो दस्तावेज हमें दिया है, वो क्या है। और बाबा साहब ने जो चीजें मैं आपसे कहूंगा, लेकिन उसके पहले एक चीज मैं कह देना चाहता हूं, वो ये कि बाबा साहब ने सब संविधान बनाने के बाद में एक चीज कही थी कि संविधान कितना भी अच्छा हो, उसको लागू करने वाले, उसको चलाने वाले कैसे है, इस पर सब कुछ डिपेंड है। जो आज और मैं आप देख रहे हैं, संविधान बढ़िया है, संविधान में हर चीज है, लेकिन उसका अमल कैसे हो रहा है ये मैं और आप हर दिन देख रहे हैं। तो अब संविधान में क्या है? संविधान को हम कहते हैं कि बेहतरीन संविधान है, क्योंकि आजादी के पहले राजा महाराजाओं का दौर था, गुलामों की जिंदगी थी, और उस समय मनुस्मृति का राज था, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और वहां पर सिर्फ कुछ बड़े जमींदार, जागीरदार, वही लोगों को अपनी बात कहने का हक था उस दौर में। वही कभी मौका बेमौका वोटिंग कर दिया करते थे और उनको वोटिंग के हिसाब से काम चल जाता था। बाकी जनता को
अपनी बात रखने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं था। महिलाओं की बहुत बुरी दशा थी, उनको कोई अधिकार नहीं थे उस दौर में। फिर बाद में मुगल और अंग्रेजों के दौर में थोड़ा थोड़ा सुधार आया। ये सारी चीजें रही उस दौर में। उन सब बातों को चलते हुए लेते हुए जो संविधान बना है, उसमें हमको, आपको, सबको एक बहुत बड़ी चीज मिली है। उसका नाम है इक्वलिटी, उसे हम कहते हैं समानता। ये जो डेमोक्रेसी की बात होती है, टाटा, बिरला, अंबानी, उसके वोट की जितनी ताकत है, कीमत है, उतनी आपकी और मेरे वोट की कीमत है। सबकी वैल्यू एक जैसी है। रास्ते पे अगर ठेला लेके बैठा वाला आदमी होगा, उसकी भी उतनी ही कीमत है उसके वोट की जितनी एक अमीनदार आदमी की वोट है। ये हमें संविधान ने अधिकार दिया है। इक्वलिटी, समानता, आपके मत की एक वैल्यू। और सिर्फ मत की नहीं, बल्कि निजी जिंदगी में भी किसी भी जात का आदमी हो, किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी भी मजहब का आदमी हो, हर किसी की वैल्यू संविधान के हिसाब से एक समान होगी। संविधान के नजर में, देश के कानून के नजर में हर कोई एक समान है, कोई बड़ा नहीं और कोई छोटा नहीं। इस चीज को हमको और आपको समझना चाहिए। इतनी बड़ी चीज हमको संविधान ने दी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हम ये नजर दौड़ाते हैं कि संविधान ने क्या दिया है। जब संविधान बना, ऐसे कहते हैं ना कि डाइवर्सिटी, भारत में विविधता है। हर 10-20 किलोमीटर पे आप जाइए, आपको चेहरे, भाषा, रहन सहन, हर चीज बदलती हुई मिलेंगी। इन सब चीजों को जोड़ के रखने का काम संविधान ने किया है। और संविधान ये कहता है, किसी भी मजहब का आदमी हो, किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी भी जाति का आदमी हो, उसकी संस्कृति, उसके कल्चर को कोई हाथ नहीं लगा सकता। उसको उसके हिसाब से रहने का अधिकार, उसके मजहब को मानने का अधिकार, उसके संस्कृति को, उसके कल्चर को, उसका पहरावा, उसका रहन सहन, उसके रीति रिवाज उसके मजहब के हिसाब से होंगे। कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता। यह भारत का संविधान कहता है। आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो भाषा है, उसको जिंदा रखना है, उसको बढ़ाना है। उस तरह के स्कूल कॉलेज खोलने का परमिशन भी आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन देता है, संविधान देता है। उसके आगे अगर आप चलोगे और डीप में जाओगे तो आपको ये कहते हैं कि संविधान से हमने कहा कि समानता है। वो आगे चल के ये कहता है कि अगर सरकारी नौकरियां है, सरकारी नौकरियां जिसका बहुत वाद विवाद और झंझट चलती है आजकल, कॉन्स्टिट्यूशन की, यहां मेरे वकील लोग बैठे हैं, संविधान की धारा 16(4) कहती है, कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 16(4) कहती है राज्यों के लिए, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, सिर्फ अगर उस राज्य में सोसाइटी का कोई वर्ग, क्लास बोला गया है, अगर कोई क्लास, कोई वर्ग अगर वो सरकारी नौकरियों में पीछे है तो 16(4) बोलता है कि वहां प्रोविजन करके आप उस वर्ग को सब लोगों के बरोबर लाइए। उसी को हम आरक्षण कहते हैं। हम जो मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं उस बेस पे कहते हैं। अब ठीक है, राजनीतिक पार्टियां तो अपने ढंग से बात करती है, तो आर्टिकल 16(4) आपको सरकारी नौकरी करने का हिस्सेदारी बरोबर, आपके हिस्सेदारी बरोबर वहां मिलनी चाहिए, उसकी बात करता है। आर्टिकल 15 में जाओगे आप तो वहां पर आपकी संस्कृति, आपकी लैंग्वेज, आपकी भाषा, समानता, इसको बढ़ाने की बात होती है। ऐसे ढेर सारे कलम है, प्रावधान है। आपको आपके ढंग का बिजनेस करने का अधिकार है। जब चल रहा ना माहौल, यहां मत आइए, वहां मत आइए, ये मत करिए, वो मत करिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको ट्रेड अपने हिसाब से, बिजनेस अपने हिसाब से, व्यापार अपने हिसाब से किया है। कोई जात धर्म का लेबल नहीं है कि ये जात वाला ये धंधा करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसकी मर्जी चाहे वो बिजनेस करने का अधिकार भी कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ढेर सारी चीजें हैं। जैसे कहा गया कि संविधान का मूल है इस देश के सभी लोग, सभी जात धर्म, उसके अंदर बहुत सारी चीजें दी गई है। जब कुछ लोगों ने नौटंकी करने की कोशिश की, जैसे यहां कुछ देर पहले जिक्र हुआ कि इंदिरा जी के जमाने में एक कॉन्स्टिट्यूशन आया, लोगों को शंका चल रही थी, तो उन्होंने वहां पे 2-3 शब्द ऐड करवा दिए, बड़ा माहौल हो गया। अभी लोग तो उस जमाने में चुप रहे, लेकिन अभी आप जैसे दौर देख रहे हैं, आज के दौर में कुछ लोगों ने इधर उधर चिल्लाहट चालू की। अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनकी आवाज को दबा दिया है। जो लोग विदेशों में जाके भी चिल्लाते थे, आमच्या संविधान मध्ये धर्मनिरपेक्षता आहे, हे आम्हाला माहित नाही, हे कसं काय सुरू है, उस बड़े साहब की आवाज को भी संविधान ने दबा दिया है। और संविधान ये बोलता है कि संविधान के अंतर्गत समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता ये शब्द रहेंगे, कोई माई का लाल उसको हटा नहीं सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का भी 2 दिन पहले का जजमेंट है। आज के दौर में लोग हर चीज पे उंगली उठा रहे हैं।
और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आगे पीछे संविधान को बदलना है, कोई माइकालाल संशोधन भले ही कर लेगा लेकिन संविधान बदल नहीं सकता है। संविधान ने इस देश के हर आदमी को, गरीब से गरीब आदमी को इंसानियत, इज्जत के साथ जीने का मौका दिया है। बहुत सारी चीजें संविधान ने आज, और हम हर चीज कह पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। संविधान ने इस देश के बड़े से बड़े आदमी ने अगर गलती की है तो उस पर भी उंगली उठाने का अधिकार आप और मेरे जैसे कॉमन लोगों को, सामान्य लोगों को अधिकार अगर किसी ने दिया है तो संविधान ने दिया है। बोलने का अधिकार है। आज हो रहा है ना, ये मत बोलो, वो मत बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं है। संविधान कहता है दायरे में बोलिए, किसी का अपमान मत कीजिए, लेकिन अगर आपके मन में कोई बात आपको लगती है कि गलत हो रही है तो आपको एक्सप्रेशन करने का, अपनी बात रखने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन देता है। यह है भारत का संविधान। मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप संविधान के हर चीज को समझिए, और जहां कहीं आपको लगता है कि अन्याय हो रहा है, संविधान ने बोलने के बाद भी अन्याय होता है, तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा संविधान की ये धारा है, संविधान का ये रूल है, संविधान का ये कलम है, इसमें मुझे ये अधिकार मिला है और इसके हिसाब से मैं काम कर रहा हूं। तो सामने वाला कोई भी अधिकारी, सामने वाला कोई भी नेता, सामने वाला कोई भी व्यक्ति आपको दबाएगा नहीं। आप नियम से बात करो, कॉन्स्टिट्यूशन से बात करो, संविधान के दायरे में बात करो, तो आपको और हमको, हर किसी को संविधान को समझना है। और हम आप देख रहे हैं कि बहुत सी चीजें, बहुत सी जगहों पर संविधान से अलग हटके, नियम से अलग हटके, दबाव के साथ में काम होते हैं। उन सब कामों को रोकना हमारा और आपका फर्ज है। और उससे भी बड़ी बात है, ये सब चीजें तो है संविधान में, लेकिन संविधान की जो चीज मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो यही, हमने कुछ देर जो पहले की वही बात हम रिपीट कर रहे हैं कि संविधान ने इस मुल्क के जो अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटीज है, उसको अधिकार दिया है, स्पेशल अधिकार दिया है, अलग से अधिकार दिया है। आप एक कॉमन स्कूल कॉलेज तो खोल सकते हैं, लेकिन आप अपने स्कूल कॉलेज, अपने विचारों को बढ़ाने के लिए, अपनी भाषा संस्कृति को बढ़ाने के लिए स्पेशल राइट्स आपको मिला है कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं। कोई आप पर अन्याय ना करे, इसके लिए माइनॉरिटी कमीशन बनाने के अधिकार वहां पर है। माइनॉरिटी कमीशन अपने आप नहीं बनता है, प्रोविजन है। आपके धार्मिक स्थलों के लिए कानून बनाए गए, नियम बनाए गए, उसका भी वहां प्रोविजन है। आपकी जो प्रॉपर्टी से आजकल वक्फ कहते हैं, उसके लिए भी प्रोविजन है कि आपका संरक्षण कैसे हो सकता है, क्या कर सकता है। तो ढेर सारी चीजें हैं। आपके बचपन से लेके जवानी तक, पढ़ाई लिखाई तक, नौकरी तक और मृत्यु तक की सारी चीजों का बंदोबस्त वहां पे किया है। हर चीज का बताया गया कि कैसे रहना है। सारांश उसका एक ही है कि भारत में विविधता रहने के बाद भी इक्वलिटी, समानता, भाईचारा, ये आत्मा है, और न्याय, ये सबको मिलना चाहिए। और ये देने का काम प्रशासन का है, ये देने का काम नेताओं का काम है। जो सत्ता पक्ष है, विपक्ष को भी कहिए कि जागरूक रहे, सबको समान मिले, किसी पर अन्याय ना हो, ये संविधान कहता है। तो हर दिन जब भी मौका बेमौका आपको मिले, हर साल तो मनाना है संविधान दिवस, लेकिन हर दिन याद रखना है कि संविधान हमें क्या अधिकार देता है, संविधान हमें क्या कर्तव्य सिखाता है। सिर्फ अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। हम दोनों का बैलेंस लेके चलना है। और जैसे कहा जाता है, हम जिस मजहब से आते हैं, जिस मजहब को मानते हैं, उसी लाइन को पकड़ के संविधान ने इंसाफ, न्याय, सच्चाई, भ्रष्टाचार का विरोध, ये सारी बातें बताई है। तो हम अपने मजहब को मानते हुए आगे बढ़े और साथ में भाईचारा देश में बनाए रखे, और संविधान में जो अधिकार हमको मिले हैं, जो कर्तव्य हमें मिले हैं, उसका पालन करें। और अगर कहीं कोई अन्याय होता है, गलत चीज होती है, तो आप सामने वालों के नजर में ला के दे। फिर से एक बार, जिन महापुरुषों ने, जिन महानुभावों ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने और उनकी पूरी टीम ने ये बनाया है, ये संविधान बनाया है, इसके लिए बहुत मेहनत की। कई मीटिंगें हुई, कई सभाएं हुई, जिन्हें हम संविधान सभा कहते हैं। चाहे उसमें मौलाना आजाद हो, हसरत मोहानी जी हो और बेगम कौसर हो, ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे जिन लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। आपको उन सब के नामों को भी याद रखना है, क्योंकि आज के जमाने में लोग नाम मिटाने पे लगे हैं, तुम्हारी पहचान मिटाने में लगे हैं, जबकि संविधान में जिन जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है, और खास करके हमारे अपने लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है, वो नौजवान पीढ़ी को बताने की जरूरत है। फिर से एक बार इस बेहतरीन कार्यक्रम के लिए ये नौजवान साथियों को, ये बच्चियों को, ये लोगों को संविधान क्या है, संविधान में हमारे अधिकार क्या है, देश के प्रति क्या करना चाहिए, और संविधान ने जो चीजें बताई है उसको जन जागरण, एक प्रकार से हम कहेंगे, वो जागृति लाने का काम फैजान ताजुल औलिया की टीम ने किया है। एक बेहतरीन काम किया है, क्योंकि सिर्फ फैजान ताजुल औलिया जो है वो सिर्फ यहाँ ताजबाग या नागपुर में नहीं,
हमें ये नाम आपको पूरे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर भी सुनाई देता है, क्योंकि इनका काम ही ऐसा है, जो अपने लिए नहीं काम करते हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं। और समाज भी जनरल भाषा में कहे तो किसी जात धर्म वाली बात नहीं, सभी धर्म का जहां मान सम्मान होता है, उस जगह का, उस संस्था का नाम है फैजान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम। ये संस्था मौलाना इरशाद साहब के मार्गदर्शन में काम करती है। वो चेहरा, वो नाम, वो सादगी, जो सब काम करते हैं उसके बाद भी सर लोग जब उनसे मिलते हैं तो वहां पे सादगी नजर आती है। वो कभी भी दिखावा नहीं करते, वो कोई बड़प्पन नहीं करते, बहुत बड़ी चीज है। इसलिए मैं जब कभी भी देखता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस इलाके में इन लोगों को पैगाम देने के लिए, संविधान के बारे में जन जागृति करने के लिए ये कार्यक्रम आज रखा गया है। मैं उनकी पूरी टीम को और बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। और साथियों, आप सबसे गुजारिश करूंगा कि ये काम सिर्फ एक दिन का ना समझे, आप हर दिन इस मिशन को आगे लेके चले। संविधान से देश चल रहा है, संविधान से भारत चल रहा है, भारत की पूरी यंत्रणा, पूरा प्रशासन संविधान के दिखाए रास्ते पर ही चलता है। इसलिए हमको और आपको सबको समझना चाहिए कि संविधान क्या है, संविधान में अधिकार क्या है, संविधान में कर्तव्य क्या है, रूल रेगुलेशंस क्या है, सिस्टम क्या है, जिसे हम जनरल भाषा में कहते हैं अनुशासन। एक आदमी को अनुशासन में कैसे रहना है, नियम के दायरे में कैसे रहना है, ये बात भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हम सबको लिए दी है। उनके पूरे टीम को फिर से एक बार हम धन्यवाद देते हैं और यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मौलाना इरशाद साहब की टीम को धन्यवाद देते हैं। और ये मिशन, ये संदेश आप सब गली गली, बस्ती बस्ती, हर आदमी तक लेकर जाए और अपने इस देश के बेहतरीन संविधान की जो बातें हैं वो जन जागृति करे, लोगों को बताए। यही मैं आप सबसे कामना करता हूं। आपने मुझे सुना, इसके लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, धन्यवाद। सबसे पहले सर ने काफ़ी अच्छा हमें मार्गदर्शन प्रस्तुत किया है अपने यहाँ पर, और हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं। इसके बाद मैं हमारे भाई मुजाहिद भाई को यहाँ पर थैंकिंग के लिए बुलाता हूँ। हो गया जैसा यहाँ ऐसा कहाँ हो पाएगा, कतरा कतरा बोलेगा समंदर बेजुबा हो जाएगा। ये शेर हमारे उस्ताद हमेशा दोहराया करते हैं, और आज इस प्रोग्राम को सुनकर ऐसा लगा है कि इन कतरों में वो समंदर से भी बड़ी लहरें हैं। माशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे सारे गेस्ट, एडवोकेट शबनम खानम बाजी का, एडवोकेट विनोद ब्रह्मे सर का, एडवोकेट इमरान भाई का, जिन्होंने ख़ास तौर पे संचालन भी किया और इस प्रोग्राम को अपने इख्तिताम तक पहुंचाने में हमारी मदद करी। और स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा हमारे बचपन से गुरु डॉक्टर प्रोफेसर बारी सर का, जिन्होंने हमारे मूलभूत अधिकारों के बारे में हमको बताया। फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम एक समाज सेवी संस्था है जो लगभग पिछले 17 सालों से समाज के अलग अलग कार्यों में कार्यान्वित है। हम लोग समाज सेवा ही करते हैं, पेट पूजा और लोगों को पैसे खिलाना और बाकी के काम करना, बिरयानी खिलाना, ये सब हम नहीं करते। फैज़ान ताजुल औलिया का एक माकूल है कि हमारे जो भी त्यौहार आएंगे उन त्योहारों के हिसाब से हम लोग प्रोग्राम डिसाइड करेंगे। सरकार ताजुल औलिया के उर्स के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह हम फैज़ान ताजुल औलिया मेडिकल कैंप लगाते हैं, जिसमें तमाम ज़ायरीन की खिदमत की जाती है। उसी के साथ साथ 27 जनवरी अभी आने वाली है, सरकार ताजुल औलिया के जन्मदिन के मौके पर हम लोग एक मेगा कैरियर गाइडेंस सेमिनार लेते हैं, जिसमें इसी तरह अपनी अपनी फील्ड के माहिर शहर के बड़े लोग आते हैं और अपने समाज के बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस करते हैं कि उनको 12th के बाद क्या करना है, 11th के बाद क्या करना है। अभी कुछ दिनों से जैसे जैसे प्रोग्राम हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोग पर्यावरण दिवस भी हमने मनाया, क्योंकि कि गर्मी बहुत थी। इस बार टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो गया था मई के महीने में, इसलिए हम लोगों ने पर्यावरण दिवस मनाया। और अभी भी गर्मी बहुत है, अभी भी टेम्परेचर बहुत है। ये सूरज का नहीं है, ये माहौल का टेम्परेचर है। इसी माहौल के टेम्परेचर को कम करने के लिए, समाज के अंदर संविधान की जागरूकता लाने के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम का इख्तिताम किया है। संविधान के बारे में 2 लाइनें हमने लिख के रखी है। दर्जनों भाषाएं हैं, सैकड़ों विधि है, हजारों विधान है, जो सबको जोड़ कर रखे वो हमारा संविधान है।
संविधान को अपनाए जाने की याद में हर साल 26 नवंबर ये संविधान दिवस मनाया जाता है। जब से वही सभी ने एक्सप्लेन किया, इसमें हमारे मानवीय मूलभूत अधिकारों की रक्षा, दैट इज फर्स्ट फंडामेंटल राइट, एज मैडम हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। इसमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण का अधिकार है, धर्म और संस्कृति की रक्षा का अधिकार संविधान में है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये संविधान लिखा तब उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था, वो स्टेटमेंट मैं यहाँ पे दोहराना चाहूँगा कि संविधान, उन्होंने वो स्टेटमेंट चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर संविधान को लागू करने वाले लोग ठीक नहीं रहे तो ये केवल कागज़ों का पुलिंदा बन के रह जाएगा। आज के दौर में जहाँ हम जी रहे हैं, इस दौर में जो संविधान को लागू करने वाले, उसमें अमेंडमेंट करने वाले जितने भी लोग बैठे, वो लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। ये तो बेशक बरहक सवाल है कि फंडामेंटल राइट्स कभी चेंज नहीं होंगे, लेकिन उन फंडामेंटल राइट्स में उंगली कैसे करना ये लोगों को पता है, और वो उंगली किए जा रहे है ना। तो एक छोटा सा शेर अर्ज करूँगा उन उंगली करने वालों के लिए। हमारी बेबसी पर मुस्कुराओ ना जहाँ वालों, हमारी बेबसी पर मुस्कुराओ ना जहाँ वालों, गुजरनी एक दिन तुम्हारे सर से भी कयामत है। ये संविधान दिवस जागरूकता इसलिए ज़रूरी है कि आज हम लोग क्या सोच रहे हैं ना कि कोई भी उठ रहा है, कुछ भी अपने मुंह से बोल रहा है, कोई एक लीडर है खड़ा हो जा रहा है, बोल रहा है अंदर घुस के मारूंगा, बाहर निकाल के मारूंगा, ये उसकी गलती नहीं है। संविधान ने राइट टू स्पीच के अंतर्गत, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत उसको ये अधिकार दिया है बोलने का, इसीलिए वो बोल रहा है। अब हम लोग बैठे हैं सरकार ताजुल औलिया के यहाँ, हमने 100 बार आयते करीमा का अल्हम्दुलिल्लाह विर्द किया, और अब हम दुआ कर रहे हैं बाबा हुजूर करम फरमाइए वो लंगड़ा लूला हो जाए, उसके सर में कीड़े पड़े। ऐसा नहीं हो सकता ना, जितनी करामातें होनी थी वो होके गुजर गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम एक जीती जागती मिसाल है एकता की, अखंडता की। आज हमारे आश्रम में लगभग जितने भी लोग रह रहे हैं, हम किसी से नहीं पूछते आपका धर्म क्या है। वो 2 वक्त रह रहे हैं, उनका खाना दाना हर चीज़ चल रहा है, लेकिन हमारा ईमान ये है कि ये सब करने वाले हम कोई नहीं होते, ये सब करने वाला बेशक मालिक है, और हम सिर्फ और सिर्फ एक ज़रिया है। तो ये जो सारी बुनियादी फसादों वाली चीज़ें हो रही है, इसके ऊपर हमको क्या करना चाहिए? हमको संविधान के तहत, संविधान ने जो हमको हक दिया है, हमको पीआईएल डालनी चाहिए। कोई भी पीआईएल डाल के बोल देता है भैया ये खंडर पड़ा हुआ है, ये हमारा मंदिर है, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी, ये सर ने अभी, विनोद सर ने कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया कि फंडामेंटल राइट्स है आपके, आपको वो फंडामेंटल राइट समझने होंगे। हमारे यहाँ बहुत सी छोटी बड़ी तंजीमें हैं, एक भी तंजीम कभी कोर्ट तक नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? आपका अधिकार है, और यही अवेयरनेस पैदा करने के लिए आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये छोटा सा प्रोग्राम लिया था। इतना, ये जो गेस्ट हमारे आए, इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते कि इनने हमारे इस समाज में अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोगों का बहुत सहयोग दिया है। और इसी तरह हर साल आज जितने लोग हैं, इनसे ज़्यादा की तादाद में इंशाल्लाह अगले साल हम लोग ये प्रोग्राम लेके आएंगे, और ये अवेयरनेस इसी तरह फैलाते रहेंगे। आपको अपने अधिकारों का मालूमात होना बहुत ज़रूरी है, और ये मालूमात हमको ऐसे बैठे बैठे तो मिलेंगी नहीं। मैं आईटी का इंसान हूँ, मुझे कंप्यूटर्स पूछ लो, मुझे संविधान नहीं पता, तो संविधान पता करने मुझे एडवोकेट्स के ही पास जानी है। तो ऐसे ही एडवोकेट्स जो हमारे अपने हैं, इनको हम लेते आएंगे और आपके सामने इसी तरह लाके पेश करते रहेंगे। आप सब ने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर यहाँ पे आए, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, और तमाम गेस्ट का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
पहले में